आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रदरफोर्ड ने कैसे थॉमसन के परमाणु मॉडल को रिजेक्ट किया और अपना खुद का परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, और उस मॉडल को देने के लिए उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किए और उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या रिजल्ट निकाले। यदि आप लोगों से पूछें कि एटम का आकार कैसा होता है तो ज्यादातर लोगों का यही जवाब होगा कि जो एटम होता है उसके सेंटर में एक संरचना पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं नाभिक, और उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो घूमते रहते हैं। देखिए, ये परमाणु की कंप्लीट पिक्चर नहीं है और इसमें कुछ खामियां भी है, लेकिन परमाणु के इस स्ट्रक्चर को हम लोग पूरी तरह से गलत भी नहीं कह सकते, क्योंकि यह वही एटॉमिक मॉडल है जो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल है उसकी नींव रखता है। और परमाणु की इस संरचना को प्रूफ के साथ सबसे पहले प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जो कि जे थॉमसन के स्टूडेंट थे। इन्होंने अपने दो मित्रों के साथ, हैंस ग्रेगर और अर्नेस्ट माजडेन के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट अर्थात अल्फा कणों का परिकिरण का प्रयोग किया। इस एक्सपेरिमेंट को ग्रेगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है, और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू परमाणु की संरचना दी गई जिसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। तो आपको रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि अल्फा स्कैटरिंग अर्थात अल्फा परिकिरण प्रयोग क्या था, इसका रिजल्ट क्या आया था और इसमें क्या मुख्य बिंदु थे। अगर आप ये पॉइंट समझ लेते हैं तो आपको रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल इजीली समझ में आ जाएगा। तो अल्फा परिकिरण एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए हमें इसके सेटअप को भी समझना होगा। तो जैसा कि नाम से ही दिख रहा है कि इसमें अल्फा कण का प्रयोग किया जा रहा है, तो हमें ऐसे सोर्स चाहिए, ऐसे रेडियो एक्टिव पदार्थ चाहिए जिससे कि अल्फा कण निकलते हो, और अल्फा कण जो होते हैं वो हीलियम के ही रूप होते हैं, याद रखिएगा। अगर जब भी हम अल्फा कण को रिप्रेजेंट करते हैं वहां पर हीलियम लिखते हैं। अल्फा कण को प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा रेडियो एक्टिव पदार्थ। इस रेडियो एक्टिव पदार्थ को हम लोग एक विशेष प्रकार के बॉक्स में रखेंगे जिसे हम बोलते हैं लेड बॉक्स। लेड बॉक्स क्यों ले? क्योंकि लेड बॉक्स में ये प्रॉपर्टी है कि ये जितने भी रेडियोधर्मिक किरणें निकलती हैं, अल्फा बीटा या गामा कोई भी, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब इसके अंदर का अगर स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह से आपको टर्नल दिखाई देगा, स्पेस दिखाई देगा जिसके बीच में रेडियो एक्टिव पदार्थ रखे होते हैं। अब जब इससे अल्फा कण निकलती है तो लेड के अंदर जब टकराती है, क्योंकि इससे तो चारों तरफ से अल्फा कण निकलेगा, लेकिन जो किरणें टकराती हैं वो इसी के अंदर रह जाती हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन वही किरणें निकल पाती हैं जो इन छेद से होती हैं, अर्थात इनमें जो इस छेद होता है बस इसी से अल्फा किरणें निकल पाती है। बाकी सभी जो अल्फा किरणें हैं वो इसके अंदर लेड बॉक्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, क्योंकि सामने की ओर इसमें छेद है, जैसा कि आप लेफ्ट साइड स्ट्रक्चर में देख रहे हैं। और कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इससे अल्फा किरणें निकलती हैं, एकदम सीधी अपने मार्ग से होकर निकलती हैं, और यदि ये अल्फा किरणें इधर उधर निकलती भी है तो बॉक्स के अंदर एब्जॉर्ब कर ली जाती है। अब इसके सामने रखा गया एक धातु की पतली पन्नी को, जो कि था गोल्ड फॉइल अर्थात सोने की पतली पट्टी, जिसकी जो साइज थी वो थी 100 mm। अब गोल्ड की ही पतली पन्नी क्यों लिया गया? क्योंकि गोल्ड एक ऐसा धातु है जिसे हम पीट पीट कर बहुत पतला बना सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 100 mm मतलब 100 नैनोमीटर मोटी यहाँ पर सोने की पट्टी रखी हुई है। तो याद रखिएगा, लेड बॉक्स के साथ साथ सामने की ओर रखा गया था सोने की पतली पट्टी को। तो इस प्रकार जब लेड बॉक्स के अंदर रखे हुए जो रेडियोधर्मिक पदार्थ है उससे अल्फा कण निकलती थी, वो सामने की ओर गोल्ड फॉइल पर अर्थात सोने की पट्टी पर टकराती थी। अब इसके अलावा इसके चारों तरफ जो गोल्ड फॉइल है उसके चारों तरफ एक वॉल बनाया गया था, एक संरचना बनाई गई थी, जो कि जो अल्फा कण टकरा कर सामने की ओर जाए वो इस पे डिटेक्ट हो पाए, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं गेगर काउंटर। गेगर काउंटर क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो वॉल चारों तरफ है वो उस पे मूव कर सकता है, और ये जब मूव करता है तो जितने भी अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से क्रॉस होकर बाहर निकलते हैं उनको ये डिटेक्ट कर सकता है, मतलब बता सकता है कि अल्फा कणों का जो पोजीशन है वो कहाँ पर है, कितना है।
ठीक है, तो इसलिए गीगर काउंटर का यूज किया गया। तो जैसा कि मैंने बताया था, जो ये गीगर काउंटर है वॉल में इस तरह से मूव कर सकता है चारों तरफ। आई होप कि आपको सेटअप समझ में आ गया होगा। आइए एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। तो लेड के अंदर रखी हुई रेडियोधर्मिक पदार्थ से अल्फा किरणें निकलती हैं, तो जो मैक्सिमम किरणें होती हैं वो सीधी रेखा में चली जाती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम किरणें हैं वो गोल्ड फॉइल से टकराकर वापस सीधी निकल जाती हैं, और कुछ जो किरणें होती हैं बहुत कम, वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, डेविएट हो जाती हैं। देख रहे हैं कुछ अपने मार्ग से क्या हो रही है, सीधे न निकल के मुड़ जा रही हैं। और बहुत ही कम, लगभग 20,000 में से कोई एक अल्फा कण जो होती हैं वो टकराकर वापस 180 डिग्री में लौट आती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इस स्ट्रक्चर के थ्रू कुछ ऐसा गीगर जो काउंटर है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना सामने की वॉल पर या सामने की स्क्रीन पर, जिसमें कि दिखाई दे रहा है कि मैक्सिमम किरणें सीधे चली गई हैं, बहुत कम किरणें अपने मार्ग से मुड़ गई हैं, और बहुत ही कम, लगभग 20,000 में से कोई एक अल्फा कण टकराकर वापस लौट आती हैं। तो अगर हम इसे रेशियो के थ्रू, ग्राफ के थ्रू समझे, तो जितनी अल्फा कण चलती हैं उनमें से 99.86% सीधे चली जाती हैं। समझ में आ रहा है? जब गोल्ड फॉइल से टकराती हैं तो 99.86% सीधे निकल आती हैं, और बहुत ही कम, लगभग 0.14% अपने मार्ग से मुड़ती हैं। और वही बात करें, जैसा कि मैंने बताया था, बहुत कम जो अल्फा किरणें होती हैं वापस टकराकर लौट आती हैं, मतलब कि लगभग 0.0125% जो किरणें होती हैं, लगभग 8,000 में से कोई एक कण वापस 90 डिग्री के कोण से लौट आती हैं, मतलब 90 डिग्री से अधिक के कोण पर लौट आती हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि बहुत ही कम जो अल्फा कण होते हैं 180 डिग्री के कोण से वापस रिटर्न कर जाते हैं, और इनकी जो अमाउंट होती है वो होती है लगभग 0.005%। जैसा कि मैंने बताया था, 20,000 में से कोई एक अल्फा कण वापस टकराकर लौट आता है 180 डिग्री के कोण पे। अब इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर रदरफोर्ड ने थॉमसन के परमाणु मॉडल का खंडन किया, और जैसा कि मैंने बताया था कि जो थॉमसन का परमाणु मॉडल था उसे प्लम पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। और इसमें उन्होंने बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो इक्वली लगभग डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मतलब कि थॉमसन के अनुसार अगर देखा जाए और रदरफोर्ड के अनुसार देखा जाए वो डिफरेंट है। बट यहाँ पे पहले मैं थॉमसन वाला मैं आपको बता दूं कि थॉमसन ने बताया था कि जो पॉजिटिव होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। चलिए अब हम थॉमसन के अनुसार अगर देखें तो मान लेते हैं कि हमारे सामने कई परमाणु एक दूसरे से चिपके हुए हैं। अब अगर उनके बीच में पॉजिटिव मतलब कि प्रोटॉन है, तो यदि अगर अल्फा कण चलती, और एक पॉइंट आप याद कर लीजिए कि अल्फा जो किरणें होती हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। याद रखिएगा, अल्फा किरणें क्या होती हैं, पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। अब यदि अगर हम थॉमसन के परमाणु मॉडल की बात करें तो उन्होंने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो जब अल्फा किरणें चलती तो वो इससे टकराकर वापस पूरी तरह से लौट जाती, थॉमसन के अनुसार अगर बात करें। बट रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उन्होंने देखा था कि जो मैक्सिमम अल्फा किरणें हैं वो तो क्या होती थी, सामने की ओर सीधे निकल जाती थी। लेकिन अगर हम वही परमाणु मॉडल को अगर हम थॉमसन के अनुसार देखें तो अल्फा किरणें टकराकर लौट जाएंगी। क्यों? क्योंकि थॉमसन ने तो बताया था कि इसमें जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि सेम चार्जेस में क्या होता है, रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है, क्योंकि उनमें पॉजिटिव चार्ज है और अल्फा किरणें भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये तो जब आपस में टकराएंगी तो अल्फा किरणें क्या होंगी, लौट आएंगी। बट रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट तो ऐसा नहीं हुआ। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में हम लोग देखा कि 99.86% अल्फा किरणें क्या हो रही थी, सीधे निकल जा रही थी। तो इस प्रकार जो थॉमसन का परमाणु मॉडल था वो रिजेक्ट हो गया, और उसके बाद आया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो आइए रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को समझते हैं कि क्यों किरणें सीधे निकल गई या कुछ किरणें वापस लौट आई, इसका रीजन क्या था। तो जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट को देखा तो आप देख सकते हैं इमेज में कि मैक्सिमम किरणें सीधे निकल जा रही हैं, बहुत कम किरणें वापस लौट रही हैं और कुछ अपने मार्ग से मुड़ जा रही हैं। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि रदरफोर्ड का कहना था कि परमाणु जो है
परमाणु का जो मैक्सिमम भाग है वो खोखला होता है और बहुत कम बीच में सेंटर वाला भाग होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस, और वो होता है पॉजिटिवली चार्ज। याद रखिएगा कि परमाणु का जो सबसे सेंटर वाला भाग होता है जिसमें उसका पूरा भार निहित होता है वो होता है केंद्रक, और केंद्रक जो होता है वो धनात्मक होता है। क्यों धनात्मक होता है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में पाया जाता है प्रोटॉन, इस वजह से वो कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। अब जब ये किरणें चलती हैं तो अगर जो नाभिक से टकराती हैं एकदम, तो हम सभी जानते हैं नाभिक पॉजिटिव है और अल्फा किरणें भी क्या है? पॉजिटिव है, तो वो टकराकर वापस लौट आती हैं। लेकिन जो किरणें हैं, कुछ किरणें हैं जो किनारों पर टकराती हैं, तो अपने मार्ग से क्या होती हैं? हल्की सी विचलित हो जाती हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और मैक्सिमम जो अल्फा किरणें हैं वो सीधी निकल जा रही हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर रदरफोर्ड ने कुछ कंक्लूजन निकाले और उस आधार पर उन्होंने परमाणु मॉडल दिया जिसे हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। तो आइए जानते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है। तो जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को, जैसा कि हम लोगों ने पीछे वीडियो में देखा था, सब वैसे ही सेटअप है। इसमें अल्फा कण के स्रोत निकल रहे हैं, आगे लेड प्लेट से चल रहे हैं और आगे की तरफ आपके सोने की पन्नी है और उसके चारों तरफ फोटोग्राफिक प्लेट है जिस पर कि हम अल्फा कण को डिटेक्ट करते हैं। तो रदरफोर्ड ने थॉम्सन के परमाणु मॉडल की प्रामाणिकता को साबित करने के लिए प्रयोग किए, किंतु इसके परिणाम बिल्कुल अलग थे। जिन्होंने थॉम्सन के परमाणु मॉडल का पूरी तरह से विरोध किया और उन्होंने थॉम्सन के परमाणु मॉडल को पूरी तरह से नकार दिया। तो जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया तो मुख्य आधार उन्होंने थॉम्सन के परमाणु मॉडल को ही बनाया, परंतु जब जैसे जैसे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट देखे तो वो जान गए कि थॉम्सन का परमाणु मॉडल कहीं ना कहीं गलत है। इसलिए उन्होंने थॉम्सन के परमाणु मॉडल को रिजेक्ट करते हुए अपना परमाणु मॉडल दिया। तो आइए देखते हैं उनके परमाणु मॉडल के अनुसार क्या रिजल्ट आए, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उससे क्या रिजल्ट निकला। तो रदरफोर्ड ने अपने प्रयोगों में रेडियो एक्टिव स्रोत से उत्पन्न तेज गति के अल्फा कणों को सोने की पन्नी, जैसे मैंने बताया था जिसकी मोटाई थी 100 nm, से टकराती है, तो उसके परिणाम का उन्होंने अवलोकन किया और उसके हिसाब से उन्होंने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। तो क्या निष्कर्ष थे, आइए उनको हम डिस्कस करते हैं। तो उनका जो पहला निष्कर्ष था कि रेडियो एक्टिव स्रोत से उत्पन्न तेज गति वाले अधिकांश अल्फा कण सोने की पत्ती से बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए। इससे ये सिद्ध होता है कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? रिक्त होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि परमाणु एक प्रकार से खोखली संरचना है जिसमें कोई भी प्रकार की धन आवेशित या ऋण आवेशित कोई भी आवेश नहीं पाया जाता। इस कारण जो रेडियो एक्टिव स्रोत से अल्फा कणें थी वो सीधे निकल गई। अधिकांश अल्फा कण क्या हुए थे? सीधे निकल जा रहे थे। तो उससे इन्होंने यही निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? खोखला होता है, रिक्त होता है। बढ़ते हैं दूसरे कंक्लूजन की ओर। दूसरा निष्कर्ष क्या था? तो कुछ अल्फा कण सोने की पतली पन्नी द्वारा बहुत छोटे कोणों अर्थात एंगल पर विक्षेपित हो गए। इससे यह सिद्ध होता है कि परमाणु में बहुत कम धन आवेशित कण है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि परमाणु में उसके केंद्र में एक बहुत छोटा भाग धन आवेशित भाग होता है और जब अल्फा कण इस धन आवेशित भाग से टकराते हैं तो अपने मार्ग से मुड़ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं विक्षेपित होना। और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का बहुत छोटा भाग धन आवेशित भाग है। वहीं बढ़ते हैं तीसरे रिजल्ट की ओर। बहुत ही कम लगभग 20,000 में से एक कण 180 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हुए। इससे यह सिद्ध होता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि बहुत ही कम जो कण होते हैं वो सीधे लौटकर 180 डिग्री पर वापस चले आते हैं। जो परमाणु होते हैं, परमाणु का जो पूरा द्रव्यमान होता है उसका मास उसके केंद्रक अर्थात नाभिक में होता है और जो नाभिक होता है वो धनावेशित होता है। तो जो अल्फा कण थे जब बीचों बीच नाभिक से टकराए तो वो वापस लौट आए। लेकिन ये जो धनावेशित भाग होता है परमाणु में बहुत ही छोटा भाग होता है। तो इस प्रकार अल्फा कणों के परिकिरण द्वारा रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना प्रस्तुत की और उन्होंने निष्कर्ष निकाले।
अब ये जो निष्कर्ष निकला उस आधार पर उन्होंने परमाणु मॉडल दिया। आइए देखते हैं वो परमाणु मॉडल क्या है। तो उनका कहना था परमाणु का धनावेश तथा द्रव्यमान एक अत्यंत सूक्ष्म भाग में स्थित होता है और इस अत्यंत सूक्ष्म भाग को रदरफोर्ड ने नाभिक की संज्ञा दी। जैसा कि आज हम लोग परमाणु की संरचना देखते हैं तो उसके नाभिक, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, वो संरचना देने वाले वैज्ञानिक सर्वप्रथम कौन थे? रदरफोर्ड थे। और उनका कहना था कि परमाणु का जो सबसे छोटा भाग होता है, जहां पर परमाणु का पूरा भार होता है, उसे हम नाभिक कहते हैं। वहीं बात करें हम दूसरे पॉइंट की, तो उनका कहना था कि परमाणु में उपस्थित जो ऋण आवेशित कण होते हैं, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ पे परिक्रमा करते हैं। तो इस प्रकार से रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट द्वारा परमाणु की संरचना प्रस्तुत की। नेक्स्ट आइए हम जानते हैं कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या कमियां थी। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल भी रिजेक्ट होता है, क्यों होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो यदि हम बात करें रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों की, तो इन्होंने ऋण आवेशित कण अर्थात इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निरंतर वृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करते हैं, किंतु उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि जो ऋण आवेशित कण होते हैं अर्थात जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अनंत समय तक अपनी ऊर्जा संरक्षण कैसे करेंगे, अर्थात उनमें ये इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है कि वो लगातार नाभिक के चारों ओर क्या करें, घूमते रहें। क्योंकि अगर वो निरंतर गति करते हैं या कोई भी कण निरंतर गति करता है तो उसमें ऊर्जा का क्षय होता है, ऊर्जा खत्म होती है और एक ऐसा कंडीशन आएगा कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वे अपनी ऊर्जा खो देंगे और क्या करेंगे, नाभिक पर गिर जाएंगे और जो परमाणु की संरचना है वो समाप्त हो जाएगी। इस विषय पर उन्होंने कोई भी प्रकाश नहीं डाला। उन्होंने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन के पास वो ऊर्जा कहाँ से आती है कि वो नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। तो अगर हम कुल मिलाकर बात करें कि जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था एक तरह से भविष्य के परमाणु मॉडल का आधार रखा और इनका ही परमाणु मॉडल की देन है कि आज के जो परमाणु मॉडल दिए गए हैं वो जनरली इन्हीं के परमाणु मॉडल पे आधारित है। आइए हम बात करते हैं कि रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में अल्फा कण एवं सोने की पन्नी को ही प्रयोग क्यों किया। वो तो कोई भी कण ले सकते थे या कोई भी पतली पन्नी ले सकते थे, बट उन्होंने इन दोनों को ही क्यों चुना। तो बात करते हैं सोने की पन्नी का प्रयोग उन्होंने क्यों किया। तो सोने की पन्नी का प्रयोग करने का मुख्य कारण यह था कि उन्होंने इस प्रयोग के लिए बहुत ही पतली परत की जरूरत थी। तो जैसा कि मैंने पीछे भी बताया था कि जो सोना होता है उसको आसानी से पीट कर पतला किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने सोने की पतली पन्नी का प्रयोग किया। वही बात करें अल्फा कण का प्रयोग क्यों किया, तो अल्फा कण धन आवेशित हीलियम कण होता है। तो जैसा मैंने पीछे भी बताया था कि जो अल्फा कण होते हैं धन आवेशित होते हैं और ये हीलियम के कण होते हैं जिनका परमाणु द्रव्यमान 4 होता है, इसलिए तीव्र गति से चल सकते हैं। इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है, तो पर्याप्त ऊर्जा और तीव्र गति के कारण उन्होंने अल्फा कणों का प्रयोग किया। आपको समझ में आ गया होगा कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल क्या थे, उनकी मॉडल की क्या विशेषताएं थी, क्या कमी थी और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया।